अभी जो देश में दुनिया में क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल का, उसमें गडकरी साहब का बड़ा रोल है। इथेनॉल को शामिल करना, पेट्रोल को शामिल, वो भी लोगों ने सोचा कुछ पागलपनी है। अक्सर आप ऐसे पागलपन वाले आइडिया लाते हैं। गाड़ी तो हमें ईवी वैसे ही हजम नहीं हो रहे थे जब नितिन गडकरी साहब ने कहा कि देश में ईवी लाएंगे, तो सबको लग रहा था यार चार्जर कहाँ से होगा, चार्जिंग कहाँ से होगी, और ये ऐसे ही कुछ ना कुछ शौक है नितिन गडकरी साहब को बोलने का। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, तो गाड़ी रास्ते में बंद पड़े तो धक्का मारने के लिए आ पाओगे क्या? कोई गाड़ी नहीं बन रही, बसेस पूरी दिल्ली की बसेस इलेक्ट्रिक बन रही। लोगों को जगह से जीत के आए जहाँ 50 साल तक संघ और बीजेपी कोशिश करते रहे। संघ का मुख्यालय रहा नागपुर, वहाँ पर आई नहीं बीजेपी लगातार। आप और जब से आप आए तब से बीजेपी गई नहीं है वहाँ से। मुझे सबने मना किया, सब लोगों ने, सुषमा जी उस समय थी जी, बोले नितिन क्यों जिद कर रहा है, इट विल बी एंड ऑफ योर पॉलिटिकल लाइफ अगर तुम हारोगे तो। अभी आसाम के मुख्यमंत्री मुझे जब निकलते हुए मिला, बोला आपके कारण हमको अच्छी जीत मिली। बोला मेरे कारण क्या नहीं, आपने इतने बड़े बड़े काम हमारे को दिए कि हमें बहुत फायदा हुआ। आपने असम के मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया, वो नितिन गडकरी साहब को कहते हैं कि उनकी वजह से डेवलपमेंट से चुनाव जीत गया। उन्होंने तो गडकरी साहब का नाम नहीं लिया कैंपेन में, तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे। सरकार बीजेपी के नेता हैं, अब पंजाब में भी काम करेंगे और जगह भी काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं। वो फोटो आपकी प्रियंका जी से आपने बात कर ली, क्या रहे हैं आप? ये कौन सा गलत है? ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो देख रहा हूँ जो उस पर बात कर रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, वही बात का अनुकरण मैं करता हूँ। क्यों आपने अभी वाजपेयी जी का नाम ले लिया? वाजपेयी जी का वो अविश्वास प्रस्ताव वाला भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? राष्ट्र सर्वे पर ही है। वो एक वोट से हार गए, आप एक एमएलए से सरकार बना लेते हो। कितना कंट्राडिक्शन सर, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए सर, आप काम करो। मुझे पता नहीं सर आप कितने पॉलिटिकल लोगों का करियर बर्बाद करेंगे, ये सुझाव देखिए। संविधान लेकर लोग जाति की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर जाति खत्म करने की बात जो सर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियस। जनता को ही समझना होगा कि क्या सही है क्या झूठ है। मैंने बोला ना कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मुझे नहीं फर्क पड़ा। पार्टी में तो 15 पार्टियां जाति वाली आपने साथ में ले ली और आप कह रहे हो जो करेगा जाति की बात मारूंगा। सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और पार्टी की सबसे पावरफुल कमेटी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड। लेकिन इन दोनों जगहों पर गडकरी साहब नहीं है। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो रेस्टलेस होते हैं, कि वो एमएलए पार्षद हो गया तो एमएलए बनना चाहता है, एमएलए जो होता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर होता है सीएम बनना चाहता है। तो गडकरी साहब पॉलिटिशियन तो है ना, तो पीएम नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्यों? आज तक मैं कोई क्या नकली पॉलिटिशियन है क्या? नमस्कार मित्रों, आज थोड़ा दुविधा में हूं मैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व के साथ सामने हूं जिनको जानते तो सब हैं। देश हो, दुनिया हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, पावर सर्किट हो, आम आदमी हो, लेकिन परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है। उन्हें किसान कहें, उन्हें टेक्नोक्रेट कहें, उन्हें बिजनेसमैन कहें, उन्हें पॉलिटिशियन कहें, उन्हें आरएसएस मैन कहें, बहुत सारी चीज़ें। तो दुविधा हो गई कि क्या करें। मैंने कहा आप देखेंगे, परिचय होगा, बात होगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 40 साल से 45 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में है, लेकिन फिर भी कहते हैं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। और उससे भी बड़ी बात ये, उनकी बात में दम इसलिए है क्योंकि वो अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट रहने की बात नहीं करते, वो दिल की बात करते हैं। कुछ लोग उन्हें मुंहफट कहते हैं, कुछ लोग उनकी साफगोई की तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो अपने मिशन पर लगे रहते हैं। और पॉलिटिशियंस की तरह से उनका मिशन चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तो वो कहते हैं भाई काम मैं करता हूँ, आपको वोट देना हो तो देना, नहीं देना हो तो मत देना, तब भी काम मैं करूँगा। नितिन गडकरी साहब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और 12 साल से सड़क परिवहन का मंत्रालय लगातार संभाले हुए हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इतने व्यस्त समय से भी आप निकाल पाए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि हम बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी जी से मिलना हमेशा सुखद रहता है। मेरे लिए तो खास तौर से सुखद इसलिए भी रहता है, लोगों को पता है कि नहीं पता, कि जब मैंने किताब लिखी आरएसएस पर,
तो वो किताब आपको दी, मेरा रिक्वेस्ट था कि आप फॉरवर्ड उस पर लिखें। आपके सहयोगी ने शायद कहा कि भाई इसको देख लीजिए, फॉरवर्ड लिखना है कि नहीं लिखना। लेकिन गडकरी साहब ने कहा कि जब मैंने विजय त्रिवेदी को वादा कर दिया तो मैं इसका फॉरवर्ड लिखूंगा ही। हालांकि वो पॉलिटिकल रिस्क वाला मामला था थोड़ा सा, लेकिन आपने उसके लिए, तो मैं उसके लिए भी आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। थैंक यू। लगातार काम होता रहता है। तो सर, जब ये बात होती है कि आप किसान हैं, वाटर कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ये सब बात होती है, तो इनसाइड आप क्या फील करते हैं? व्हाट इज स्ट्रॉन्गर, बिजनेसमैन, स्वयं सेवक, पॉलिटिशियन? देखिए, मेरे लाइफ में जब मैं स्टूडेंट था तब से मेरा संघ से संबंध आया। फिर कॉलेज में गया तो विद्यार्थी परिषद से संबंध आया। मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ और बड़ा नेता भी नहीं हूँ, पर वो काम करते करते एक बात मेरे मन में ठन गई और उसको मैंने लाइफ लॉन्ग स्वीकार किया। और वो ये थी कि मैं अपना घर परिवार तो संभालते ही सब लोग, संभाल कर मैं देश के लिए कुछ काम करूँगा, समाज के लिए करूँगा, और विशेष रूप से जो गरीब व्यक्ति है समाज का, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए कुछ काम करूँगा। और यही प्रेरणा मुझे मिली और तब धीरे धीरे मेरी एक सोच डेवलप हुई कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं दिल से वही बात लेकर काम करता रहा। मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं जो कपड़े की कतर उसके कारपेट्स बनते हैं, मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। एग्रीकल्चर में मेरे यहाँ से 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना जीवन, विदर्भ का क्षेत्र तो आपका इलाका है, मैंने उसके लिए काम, एग्रीकल्चर में किसान परिवार का हूँ, तो मेरी उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। अब वो मेरी पैशन बनी है। और मेरे घर में एक बहुत अच्छा संस्कृत गीत के शब्द लिखे हैं, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। जो कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, समाज के लिए, मैं करते रहूँगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। मेरा भी एक दिन कहीं ना कहीं तो समाप्त होने वाला है। तो हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक ऐसा कहते थे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कैसा जिया है ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने जीवन में, मैं कोई साधु नहीं, सन्यासी नहीं, बड़ा नेता नहीं हूँ, पर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, स्थितियों को बदलना चाहता हूँ। तो कई लोगों को रोज़गार मिले, किसानों को खेत के पानी मिले, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कभी ऑरेंज ग्रोवर्स, कॉटन ग्रोवर्स, तो अलग अलग प्रकार सब्जियाँ, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल की दुकानें लगाने किसानों के, अलग अलग एंगल पे मैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अब मेरा बिजनेस का पार्ट जो था वो तो मैं अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल में काम करने लगा, और वो सब तो मेरे लड़के देखते हैं। मेरी पैशन है, कचरे पे काम करता हूँ। मैंने टॉयलेट का पानी नागपुर शहर का बेचा है 10 साल से, 300 करोड़ रुपये का। अब कचरे से सेग्रीगेट करके CNG और हाइड्रोजन बनाने की सोच है। तो कहीं ना कहीं अब वेस्ट लैंड में बाम्बू लगाने की बात है। तो इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इथिक्स तो संघ ने, विद्यार्थी परिषद ने दी है। इकोनॉमी को हमें विकसित करना है, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण को देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ प्रोटेक्ट करना है। तो धीरे धीरे उसका एक स्वभाव बन गया। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मौका मिला मैं टनल्स, रोड, ब्रिजेस बना चुका हूँ, उसमें भी मैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट हो। गाड़ियाँ चलती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल कैसे, ये सोचता हूँ। ये एक जीवन का एक स्वभाव बन गया है, मैं करते रहता हूँ। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई आउट ऑफ बॉक्स बात करता हो, कोई विश्वास रखता है, नहीं रखता है, मैं चलते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। यही तो दिक्कत है सर, ये जो आपने कहा ना कि आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। तो हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का स्तर से दोनों लोग, लेकिन पॉलिटिशियंस को मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते, और इसलिए लोगों को गडकरी साहब समझ नहीं आते। उनसे बात करो तो वो चुनाव की बात नहीं करेंगे, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो सरकार से चुनाव कैसे जीतना है, मंत्री कैसे बने रहना, इसकी बात नहीं। ये किसान, खेती, एथेनॉल, कचरे से पैसा कमाना, ये सब मुझे बताइए क्या कि है दिल्ली ये में सब? कचरे की 4 टिकड़ियाँ हैं। मैं थक गया, खूब अड़चने आई, और अभी मैंने संकल्प किया कि 2027 समाप्त होने पहले 4 टिकड़ियाँ मैं समाप्त देंगे। और 80 लाख टन से ज़्यादा कचरा मैंने रोड में डाला है, और उतनी ज़मीन खोदनी पड़ती थी, वो बच गया, इन्वायरमेंट की भी रक्षा हुई। और दिल्ली की ये 4 टिकड़ियाँ अगर चली गई तो कितना बड़ा वहाँ अच्छा। आज ही मैंने मुख्यमंत्री को कहा, आज हम साथ में एक इंस्पेक्शन में थे,
कि आप इसको अच्छे अच्छे गार्डन बनाओ। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, यानी लोग ऑक्सीजन करने का लेने के जहाँ लिए पर आएंगे, सांस लेना मुश्किल था वहाँ और ऑक्सीजन बर्ड मिलता जो है। है वो वहाँ पेड़ पर बैठने के लिए आएंगे, फल खाने के लिए आएंगे। ऐसा आज ही मैंने उनको कहा। नहीं तो ये जो काम है अनकन्वेंशनल तरीके का, इतना मुश्किल है कि ये जो पहाड़ जो बने रहे कूड़े के, उस पर सरकारें चुनाव जीतती गई, चुनाव हारती भी गई, लेकिन किसी ने ये काम नहीं सोचा। और आप ऐसे कर रहे चुटकी 14 तो से ये 15 आप लीटर कंफ्यूज करते हैं ना लोगों नहीं, को। 14 से 15 लीटर हाइट कम हो गई। अब लोगों का विश्वास बढ़ गया। डोलेरो अहमदाबाद में, पूरे देश में अनेक जगह पर हम लेगेसी वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। देखिए साहब, समाज का हित है, देश का हित है, पर्यावरण की रक्षा है, और इसमें दो फिलॉसफी मैं मेरे सामने रखता हूँ। वन इज़ नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. देखो आज से 25 साल पहले अगर आप पढ़े, शायद आप पैजामा कुर्ते में दिखते हैं, आज फुल पैंट शर्ट में। काला या तस्मै नमा, तो काल बदलते रहता है, समय बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी उसके बदलती साथ रहती है। सब चीज़ें बदलनी है। और दूसरी बात मैंने रखी है कि वेस्ट टू वेल्थ, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और दोनों बातों पर विश्वास रख के टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो कचरे से भी सोना निकल सकता है, और यही बात मैं विश्वास रख के करने की कोशिश करता हूँ। पर एक बात बताता हूँ, 40 साल में मैंने जो कुछ कहा आउट ऑफ बॉक्स, वो कर आप जैसे पत्रकार मुझे बोल दें कि इसमें से मैंने कही हुई कौन सी बात नहीं हुई। किसान अन्नदाता था, ऊर्जादाता हो गया, ईंधन दाता हो गया, इथेनॉल आ गया, अब मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनने लगा। और मैं अभी पर्यावरण दिन है 4 तारीख को, मैं 100% इथेनॉल पर चलने वाली मारुति सुजुकी की गाड़ी लॉन्च कर रहा हूँ। टोयोटो की गाड़ी लॉन्च मेरे पास इनोवा है। फिर मैं आज ये किसान को अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, फिर हाइड्रोजन दाता बन रहा है किसान। अब यही कचरा और बायोमास बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 अलग किया तो हाइड्रोजन निकलेगा। फिर हवाई ईंधन बन रहा है। पानीपत में इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, परली राइस स्ट्रॉ, 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोविटामिन, 77,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बन रहा है। सर आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सारा झगड़ा चलता है। पराली का आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया कि पराली से वहाँ पे पानीपत में, पराली से पिछले 5 इलेक्शन दिल्ली में लड़ लिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कौन पराली जला रहा है, कौन पराली नहीं जला रहा। कॉन्क्रीट बात बताता हूँ। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी मिलकर 280 लाख टन पराली होती है, ये जलती है जी। इसके अंदर दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ टोटल 400 प्लांट शुरू हो रहे, कुछ 180 220 शुरू हो गए, और 5 टन ऑफ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। अब ट्रैक्टर भी चल रहे CNG पर, गाड़ियाँ भी चल रही, स्कूटर भी चल रही, ये सिद्ध हुआ। तो परली से CNG तैयार होता है, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी करीब 1000 प्रोजेक्ट डाल रहे हैं बायोमास से CNG बनाने का, उससे हाइड्रोजन बनेगा। फिर परली से इथेनॉल बन गया, यही पानीपत में। परली से एविएशन फ्यूल बन गया। परली से बायो बिटुमिन बना। मैंने खुद मेरे डिपार्टमेंट में नागपुर जबलपुर हाईवे पर 1 किलोमीटर रोड बायो बिटुमिन यूज़ करके बनाया। और फिर CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप पेटेंट बेचो। 25 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया, और अब परली से बिटुमिन बन रहा है, बायो बिटुमिन, और उसमें 7% प्लास्टिक, 30% बायो बिटुमिन और 15% यूज रबर टायर की पाउडर डालकर भाव भी कम होगा। अब बिटुमिन का भाव दुगने हो गए। हमें 110 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन कैपेसिटी केवल इंडियन रिफाइनरी की है। अगर ये सब ऐड कर देंगे तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारे गांव के लड़कों को रोज़गार मिलेगा, देश का इंपोर्ट बचेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। ये तो हो ही रहा है। नहीं तो ये एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटी कह देंगे कुछ लोग। 3 सरकारें चल रही हैं, उस पर गिर भी रही हैं, बन भी रही हैं पराली को लेकर, और आप ये सारा धंधा ही खत्म करने पे लगे हो। और इतना ऐसे बोल रहे हैं आप कि ये इतना आसान काम था। देखिए, हरियाणा की सरकार बदली, पंजाब की सरकार बदली, दिल्ली की सरकार बदली इस पराली को लेकर। देखिए,
कुछ विकास के कंफ्यूजन लिए है, आप कुछ गड़बड़ कर रही है। सारी एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में तो आप शामिल नहीं हैं। मैं इसको एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं मानता। देखो, राजनीति इसका अर्थ राष्ट्रनीति है, राजकारण इसका अर्थ राष्ट्र कारण है, समाज कारण है और विकास कारण है। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मकसद है, मिशन है। क्या हमारे देश की बेरोजगारी नहीं हटनी चाहिए? क्या देश जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से मुक्त नहीं होना चाहिए? क्या वेस्ट से अगर प्रक्रिया होकर अगर युवाओं को रोजगार मिलते वो नहीं मिलने चाहिए? क्या 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हम कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट अगर धीरे धीरे समाप्त होगा और वो पैसा भारत के रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इकोनॉमी में जाएगा और जल जमीन जंगल जानवर आधारित टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे। ये नहीं बनना चाहिए क्या? मैं जो बात करता हूँ राष्ट्र हित की और समाज हित की लगती है। जहाँ जिस बात में मुझे लगता है कि इसमें देश का फायदा है, तो यही तो राष्ट्रवाद है। मैं जिस राष्ट्रवाद के ये विचारों भी का, नई परिभाषा आप दे रहे हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा भी बहुत देखो, सारे देश नारे, का- बहुत सारे देश का तलवारें, इंपोर्ट बहुत सारे- कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, देश को विश्वगुरु बनाना, आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यशाली बनाना, यही तो हमारा एम है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। मेरी मिनिस्ट्री में मैं जब आया तो 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, 7वां नंबर था। आज हम तीसरे नंबर पर आए, हमने जापान को पीछे में डाला है। पहले नंबर पर अमेरिका है 79 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़, तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है 22 लाख करोड़। अभी मैंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज लॉन्च की 1-1.5 साल पहले, तो वो चेयरमैन आए थे, बोले हम इंडिया में ही बनाएंगे और पूरी इलेक्ट्रिक की मर्सिडीज बनाएंगे। जो लिथियम आयन बैटरी $150 पर किलोवाट थी, वो $50 पर किलोवाट पर आवर आई। अब फ्लेक्स ट्रैक्टर आ रहे, फ्लेक्स अभी गाड़ियाँ तो आई। हमें ईवी वैसे ही हजम नहीं हो रहे थे जब नितिन गडकरी साहब ने कहा कि मुझे- देश में ईवी लाएंगे, तो सबको लग रहा था यार चार्जर कहाँ से होगा, चार्जिंग कहाँ से होगी, और ये ऐसे ही कुछ ना कुछ शौक है नितिन गडकरी साहब को बोलने का। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तुम बात कर रहे हो, हाँ, तो गाड़ी रास्ते में बंद पड़े तो धक्का मारने के लिए आ पाओगे क्या? कोई गाड़ी नहीं बंद पड़े। बसेस, पूरी दिल्ली की बसेस इलेक्ट्रिक बन रही, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहे हैं, फ्लेक्स इंजन। और एक दिन ऐसा आएगा कि 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा देश का। भाई 40% पोल्यूशन मेरे कारण है, मेरे डिपार्टमेंट के कारण है। पूरा का पूरा और ये surface अल्टरनेटिव transport- बायोफ्यूल आया तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पोल्यूशन कम होगा, तो प्रदूषण कम होगा। क्या ये देश के लिए आवश्यक नहीं है? देखो, दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों के जीवन को 8-8, 10-10 साल कम होता जा रहा है। अब मैं दिल्ली में 1,60,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और ट्रैफिक जाम में ये गाड़ियाँ जो है, ट्रक है, बसेस है, स्कूटर है, कार है, ये सब जीरो पोल्यूशन करेंगी तो कितनी दिल्ली में हवा अच्छी मिलेगी? क्या हमारे लोगों की आयु नहीं बढ़नी चाहिए? क्या प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? यही तो देश हित की बात है, यही तो राजनीति है, यही तो सत्ता है। इसके लिए चाहिए कि दुनिया, देश का भला करना है, जनता का भला करना है। ये मेरा मिशन है। देखो, मेरा भला तो मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मेरा भी घर है, परिवार है, लड़के हैं, बच्चे हैं। मेरे घर में भी रोजी रोटी का प्रश्न है, वो करना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। बिल्कुल करें, पर मेरा पेट भरने के बाद दूसरों का भी, जो भूखे लोग हैं उनका पेट भरना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं यही करने वाला एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता, और ये प्रेरणा मुझे संघ से, विद्यार्थी परिषद से मिली है। मैं भाग्यवान हूँ और मैं अपने जीवन में ये काम करते रहूँगा। बाकी राजनीति है हमारे यहाँ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे जी, वो बहुत सुंदर बात कहते थे। उन्होंने एक बार मुझे कहा, देखो नितिन, बोले एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, यस, एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो राष्ट्र के निर्माण का और राजनीति का फर्क इतना है। पर ये 5 साल में भी मैं फिर से जीत के आऊँ, मेरी पार्टी जीत कर आए, पर किस लिए है? अगर मेरी पार्टी जो मैनिफेस्टो देती है, जो विचार देती है, जो कमिटमेंट करती है कि मैं जनता के भविष्य को बदलूंगा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, स्मार्ट शहर, स्मार्ट विलेज बनाऊंगा, लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूंगा, अगर वो सपना मैं पूरा नहीं कर सकता तो मेरे आने में क्या फ़ायदा और उनके जाने में क्या फ़ायदा है? ये आप इलेक्शन जीतने की नई थ्योरी समझा रहे हैं। इलेक्शन जीतने की थ्योरी तो अभी तक हमको समझ में आई कि भी डिलिमिटेशन कैसे करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिर उसमें वोटर्स को कैसे बदलना है, हिंदू किधर लाने हैं, मुसलमानों को किधर अलग करना है, ये सारा काम करना होता है। और फिर अभी तो हमारे मित्रों ने कहा कि ईवीएम से कुछ कुछ करते हैं। आप नई थ्योरी पर चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं 3 बार लोकसभा चुनाव जीता। इस बार मैंने पोस्टर बैनर नहीं लगाया।
मैंने पब्लिकली कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। हाँ, ये भी बोला ये भी बोला मैंने। मुझे सब जाति वालों ने मतदान किया और मैंने कहा मैं तुम्हारे विकास के लिए काम करूंगा, अगर सही होगा तो मुझे दो, नहीं तो बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अधिकार है। और ऐसा भी नहीं कि मैं तुम बोलोगे वो काम करूंगा, तुम बोलोगे जो काम जनता के हित में वो करूंगा, गलत होगा तो नहीं करूंगा, ये भी मैंने कहा। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, लगातार मैं 3 बार चुन के आया। लोगों ऐसी को जगह अच्छा से चाहिए। जीत के आए जहाँ 50 साल तक संघ और बीजेपी कोशिश करते रहे। संघ का मुख्यालय रहा नागपुर, वहाँ पर आई नहीं बीजेपी लगातार। आप, और जब से आप आए तब से बीजेपी गई नहीं है वहाँ से। अभी तो इसके और बाद में ऐसा भी शायद- हुआ क्या सर, 2014 का जब पहला चुनाव आपने लड़ा लोकसभा से, तो क्या, मुझे ये पता नहीं, आप बता सकते हैं कि ऐसी कहा गया कि गडकरी साहब ने कहा कि मैं अकेला अपने दम पर इस चुनाव को जीत लूंगा, किसी की जरूरत। ऐसा नहीं हुआ, मुझे सबने मना किया क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री अलग थी, वो कांग्रेस की सीट थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस से हमेशा जीतती कांग्रेस की थी। सीट रही है। तो एक दिन मुझे संघ के भी हमारे अधिकारियों ने और बीजेपी के सब लोगों ने, सुषमा जी उस समय थी, जी, बोले नितिन क्यों जिद कर रहा है, इट विल बी एंड ऑफ योर पॉलिटिकल लाइफ अगर तुम हारोगे तो। मैंने बोला मैं अपने गांव से जहाँ मेरा जन्म हुआ उसी से लड़ना चाहता हूँ। फिर उन्होंने 3-4 लोकसभा के नाम दिए। अडवाणी जी ने कहा कि आप वहाँ से लड़ो, वहाँ से लड़ो, वहाँ से लड़ो। नहीं, मुझे नागपुर से लड़ना है, अगर आप सब बोलोगे तो मुझे, मेरी इच्छा यही है। तो बोले, मुझे सब ने वो कहा कि तुम जीत करते हो, तुम्हारा नुकसान होगा। लड़ा, आया चुन के। अब मैं आपको, तो मुझे चुनाव जीतने की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने लोगों का विश्वास संपादित। देखो एक बात बोलो, राजनीतिक नेता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो जनता का प्रेम, विश्वास, यही सबसे बड़ी बात है। मैं भाग्यवान हूँ और जनता का प्रेम और विश्वास के लिए मैं धनवान भी हूँ इस भाव से। अब तो आप धीरे धीरे, मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने दूर तो कोई ड्राइवर हो, कोई उत्तराखंड का, कोई बिहार का, कोई इधर उधर का, इतना मेरे बारे में दिल से प्रेम से बात करता है। मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर हूँ, सही काम कर रहा हूँ। मैं और उनकी तकलीफ़ों को कम करूँगा, उनके जीवन को सुसह्य बनाऊँगा, उनके जीवन को आनंदमय बनूँगा, यही मैं कोशिश करते रहूँगा। सर आपकी पॉलिटिक्स पर बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको समझना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल अभी मिनिस्ट्री से जुड़ा ही है। अभी जो देश में, दुनिया में क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल का, उसमें गडकरी साहब का बड़ा रोल है। इथेनॉल को शामिल करना पेट्रोल को में शामिल, वो भी लोगों ने सोचा कुछ पागलपनी है। अक्सर आप ऐसे पागलपन वाले आइडिया लाते हैं। देखिए, लोग कुछ भी समझे, आज तो देश वाले भी कह रहे कि ये ज़रूरत है। देखो आपको एक सिंपल बात बता दूँ, हमारे देश में गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस। हमारे देश में चावल गेहूँ रखने के लिए हरियाणा, पंजाब में रेलवे स्टेशन पर रखने पड़े। हमारे पास गोडाउन नहीं है। उत्पादन, आप इस समय आज वर्ल्ड में चावल के उत्पादन नंबर 1 पर है। परिणाम क्या हुआ, जहाँ सरप्लस होता है वहाँ भाव डाउन होते हैं। हमारी एमएसपी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, उल्टा हो गया। और आपको देखो, मैं मक्के पे ऊपर जब इथेनॉल शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध किया, फूड वर्सेस फ्यूल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उस पर अब बहुत विरोध देखिए, हुआ था। उस समय मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल और एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल। और जैसे ही इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 1200 से वो 2600 पे गया और यूपी और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। क्या ये नहीं होना चाहिए? जो इंपोर्ट में पैसे जा रहे थे बाहर, उसके बजाय इथेनॉल बना और वो पैसे आज इथेनॉल के प्लांट चले। और अभी 100% इथेनॉल की 2 व्हीलर, 100% इथेनॉल का ट्रैक्टर, 100% इथेनॉल पर चलने वाली कार अब आएगी, तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, जो ऑलरेडी बना है, उसकी भी टेस्टिंग चालू है। तो डीजल में 15% डालेंगे और आइसोब्यूटेनॉल के बसेस, ट्रक आएंगे तो डीजल का अल्टरनेटिव होगा। और अभी मैं पूना में 3 महीने पहले किर्लोस्कर कंपनी के 2 जनरेटर सेट मैंने लॉन्च किए। एक था इथेनॉल पर, एक था आइसोब्यूटेनॉल पर। ये भविष्य है, ये ग्रीन फ्यूल है। क्या ये देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? 2070 में हम देश को पूरी तरह पर्यावरण के दृष्टि से हम प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ सोलर पावर हो रही है बड़े प्रमाण में तैयार, विंड पावर तैयार हो रही है, हाइड्रो पावर तैयार हो रही है। हम कोयला जलाएंगे। ये एग्रीकल्चर को आप बिल्कुल नए कन्वेंशन, मतलब तरीके से सोच रहे हैं, अनकन्वेंशनल तरीका कह लें, या एक नए तरीके से एग्रीकल्चर को, तो फिर नितिन गडकरी जी किसान को देख रहे हैं, किसान की खेती को देख रहे हैं, मक्का देख रहे हैं, गेहूं देख रहे हैं, चावल देख रहे हैं, गन्ना देख रहे हैं और उसकी कीमत दे रहे हैं।
तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही बना दें गडकरी साहब को। देखो मंत्री कौन बनेगा नहीं नहीं बनेगा, मतलब उससे एक पॉलिसी पर आपको बड़ा काम एक होगा बात ना। बताता हूँ, एमएसपी को लेकर 4 साल अभी से आपको झगड़ा एक होता है। बात बताता हूँ। मेरे घर पर AI लगा हुआ है, आप देखने के लिए आइए अभी नागपुर, अभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर है। AI ने क्या है कि एक वेदर स्टेशन है और एक मॉइस्चर चेक करने वाला, और उसका लिंकिंग अमेरिकन सैटेलाइट से है, और उसका SOP बना, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकालता है और वो बताता है कि अब पानी देने की ज़रूरत है, 8 दिन के बाद ये डिसीज़ आने वाला है, खाद इतना कम है, नाइट्रोजन इतना डालना चाहिए, ये कमियां दिखती है। और मुझे 50% मेरा खर्चा कम होगा, 50% मेरा उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पानी की भी कमी होगी। अब ये AI में 300 किसानों को नागपुर में लगा रहा हूँ, संतरे पे लगा रहे, तुअर मेरे 1 एकड़ में 15 करोड़ क्विंटल हुई। किसानों पे लगाए ना, यदि नितिन गडकरी साहब की बात सुना। सर- मैं तो अभी तक वो सर माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने वो सरकारें देखी है जो प्रधानमंत्री जी के घर पे केवल कृषि दर्शन प्रोग्राम शुरू करके ही एक बड़ा काम हो गया, अब देश की कृषि सुधर गई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मेरे 5 लाख किसान मेरे साथ हैं, मैं 10 डिस्ट्रिक्ट में विदर्भ के काम करता हूँ, 22 साल से कृषि प्रदर्शन, एग्रोविजन, 40 वर्कशॉप होते हैं। पानी पर मुझे 7 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली है, उस पर मैं काम करता हूँ। एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मुझे डीलिट दी है, पर यह कोई मैं बहुत विद्वान हूँ इसका अर्थ नहीं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई अच्छा काम करके दिखाएगा तो लोग उसका अनुकरण करते हैं। अभी मेरे यहाँ 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ, यानी 880 क्विंटल। यूपी में 500 क्विंटल, 400 क्विंटल होता है। अगर वो टेक्निक अगर यूपी के किसान को मिलेगा तो उसकी भी प्रगति होगी। ऐसे धीरे धीरे देख कर ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, लॉस मेकिंग है वो, पर वो चलाते हुए किसान अभी हो रहा, अभी नई नई बातें आगे आती है। अभी 6 फीट पे करना लगता है तो 2 मक्के की लाइन लगाने की बात हो रही है। तो मेरा आपको कहना है कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और भविष्य के लिए जो आगे बढ़ना है उनको हर समय टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, नए नए प्रयोग करना, जो सक्सेसफुल हो गए वो रिपीट करना, जो अनसक्सेसफुल है उसको छोड़ देना, पर प्रयोग करने से ही सीखने को मिलता है। सर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था वैसे ये बात कि अरे नितिन गडकरी साहब जो है ना बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट तो हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि सरकारों में और पॉलिटिशियंस में ज़्यादातर लोग कॉम्पिटेंट नहीं है और ना काम करना चाहते। तो ये जो अंधों में काना राजा के लिए लोग कहते रहे, फिर आपने जितना बताया उतना काम हुआ, लेकिन उनका कहना है कि भाई सारे लोग क्यों नहीं नितिन गडकरी बनते, क्या प्रॉब्लम, क्या बताइए मुझे, कोई दिक्कत है? गडकरी बनना मुश्किल काम है क्या? ऐसा नहीं है, मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ और कोई मैं असामान्य नहीं हूँ। तो सर न पानी की संकट खत्म हो रहा, न कूड़े का संकट खत्म हो रहा, न पराली का संकट खत्म हो रहा, न पेट्रोल का संकट खत्म हो रहा, और गडकरी साहब इतना जल्दी जल्दी गिनाते हैं, मेरे को रजिस्टर भी नहीं होता। तो सारे लोग क्यों नहीं करते, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हमारा मिशन है, और राष्ट्र के पुनर्निर्माण से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना। जयप्रकाश जी का आंदोलन क्या था? समग्र क्रांति का। और आज जो वर्ल्ड में चर्चा हो रही है, जो हमारे भूटान के प्रधानमंत्री ने यूनो में भाषण दिया, उनने क्या कहा था? डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। इसका मतलब सुखांक। सुखांक का मतलब यही है कि आज जो कहीं जिसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अच्छे रोड नहीं, अभी मुझे बताओ दिल्ली से देहरादून 9 घंटे जाते तकलीफ, 2 घंटे में जा रहे हैं, आनंद आया लोगों को, सुखांक बढ़ा। अब मुझे बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ती हो जाएगी या नया अल्टरनेटिव आएगा, सस्ता होगा, सुखांक सुख बढ़ेगा। आपको केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मुक्त खाने के लिए मिलेगा, आपकी तबीयत सुधरेगी, कैंसर नहीं होगा। कितने लोग कैंसर के रोग बने हैं? क्या इन छोटी छोटी बातों से हम लोगों के जीवन को, उनके जीवन को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना, यानी उनका सुखांक बढ़ाना। और हम चाहते हैं कि जात पंथ धर्म भाषा इसके आधार पर समाज में, मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति का बड़प्पन इसके साथ नहीं है। व्यक्ति की बड़प्पन उसकी गुणवत्ता के साथ है, और इस समाज की छुआछूत और जातीयता समूल नष्ट करना है कठिन है। समाज बिखरा हुआ है, पर हमारा काम है कि हम उस परिस्थिति में हम अच्छी तरह उस विचार पे चले, और धीरे धीरे दुनिया बदलेगी और धीरे धीरे सवाल सुलझाए जाएंगे। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम निर्माण हो रहे तो सोल्यूशन प्रोवाइडर मैं हूँ, मुझे निकालना है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। अगर तुम्हारी पॉजिटिविटी है, समाज के प्रति कटिबद्धता है, गरीबों के प्रति आपका सेंसिटिवनेस है। अभी मैंने
मेरी माँ के नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ। अब नागपुर आई है, जी मेरी ताकत नहीं, अभी मैं उसके लिए अलग अलग ज़िले में भी कर रहा हूँ। तो वहाँ MRI 1200 में मिलता है, CT स्कैन 600 रुपये में, जो मार्केट में 18,000 रुपये मिलता है। 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। मैं 1200 आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाता हूँ, 32,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1400 टीचर। अभी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आदरणीय भागवत जी को उपस्थित है, बड़ा कार्यक्रम हुआ। कल हमारी 2 दिन परिषद हुई पानी पर। 25 साल हुए मेरे काम को। कल नाना पाटेकर, आमिर खान जी नहीं आ पाए, आने वाले थे, पर 5-6 हज़ार लोग आए। पिन ड्रॉप साइलेंट 2 दिन वहाँ परिषद हुई। तो समाज में अच्छी बातों को लोगों तक लेके जाना ये हमारा कर्तव्य है। और अपन ले जाते तो दूसरे ले जाते, तीसरे उठाते तो कारवा बनता है, फिर गति बढ़ती है। मैं एक बात कहता हूँ कि मेरी ताकत नहीं है इतनी कि मैं सब काम करूँ, पर मैं जब काम करते करते जाता हूँ तो मेरे साथ जो जूनियर लोग वो भी करते, तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती जाती है। और अभी देखो डिपार्टमेंट में भी हमारे यहाँ आशिया के सबसे बड़े टनल जोजिला कारगिल के नीचे हम बना रहे हैं। 4 बार टेंडर निकला, आखिर 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट में। मैं पीछे पड़ा साल भर, ये दिल्ली के एसोसिएशन करके और इनके साथ सेमिनार, टेक्नोलॉजी सब गया डिटेल में। और आखिरी में जब टेंडर निकला तो वो काम 5,500 करोड़ में हुआ, 5,000 करोड़ की बचत हुई। मतलब ज़्यादा लोगों की नौकरी और पैसा खा रहे हैं आप, उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इतने करोड़ों लाखों करोड़ के काम कर रहा हूँ, इससे रोजगार निर्माण। अभी आज की बात बताता हूँ। आज मैं ये कालिंदी कुंज वाले रोड को 10,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, जेवर एयरपोर्ट तक का। हाँ, तो वहाँ के हमारे MP दोनों बाजू के बता रहे थे कि यहाँ तो ज़मीन की कीमत जो थी वो 2-3 करोड़ थी, 40 करोड़ हो गई। नए नए टाउनशिप बन रही, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उद्योग व्यापार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मैंने अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है, UR2 बना है, आपने उद्घाटन किया था। हाँ, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। कितना सीमेंट बेचा गया, कितना स्टील होगा, कितने लोगों को इंजीनियर को काम मिला, कितने आर्किटेक्ट को काम मिला, कितने मजदूरों को काम मिला। ऐसे तो कोई जादू से थोड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई। कितने दरवाजे लग गए, कितने पेंट लगाने वाले, चूना लगाने वाले आए, काम मिल गया। फिर वो आए तो दुकानें लग गई, स्टोर्स बन गए, फिर हेयर कटिंग सैलून बने, फिर ब्यूटी पार्लर बने, मल्टीप्लाई विकास हुआ। आप देखो अभी एक कैस्केडिंग इफेक्ट कह लें, कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह से है कि बिल्कुल डेवलपमेंट आप का एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से क्या डेवलपमेंट दिल्ली में देखो। अभी कल हमारा रोड बन रहा है, अब यह ऐसी जगह से जा रहा है कि आप देखोगे वो दोनों बाजू में एकदम बड़ी टाउनशिप बन रही है। अब इसका एक फायदा हुआ कि लैंड अच्छी डेवलप हुई, अगर घर ज़्यादा बनेंगे तो प्राइस सस्ती आएगी, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो कीमतें कम होगी, तो लोगों का फायदा होगा। सर ये बात ठीक है, मैं आप बड़े लोग हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान और दुनिया का इतिहास देखा है कि चारवाक हैं, ओशो हैं, गांधी हैं, प्रेमचंद हैं, राजा राममोहन राय हैं, विवेकानंद हैं, ये सब लोग वो हैं जो समय से पहले सोचते थे, और जिन लोगों ने समय से पहले सोचा उसको हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। इसमें मैं नाम आपका जोड़ देता हूँ विद रिस्क। अब बाकी रिस्क आपकी है। सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने वैसे बता दिया, आपकी मर्जी है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कोई स्वीकार करे या न करे मेरा एजेंडा ही नहीं है। मुझे चाहे या न चाहे मेरा एजेंडा नहीं है। मैं राजनीति में हूँ तो पॉलिटिशियन हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ तो लड़ता हूँ, हार सकता हूँ। मुझे सामने टारगेट दिखता है कि मुझे क्या करना, मैं करते रहूँगा। और देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं हवाई जहाज़ से आता हूँ, हज़ारों लोग मेरे पास पायलट एयर होस्टेस तक अपना फ़ोटो निकालती है। मैंने क्या बड़ा किया, क्यों आते हैं? सर मेरे गांव का रोड अच्छा बना है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक सब लोग यही कहते हैं। अभी आसाम के मुख्यमंत्री मुझे जब निकलते हुए मिला, बोला आपके कारण हमको अच्छी जीत मिली। बोला मेरे कारण क्या मिली? बोला आपने इतने बड़े बड़े काम हमारे को दिए कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। चुनाव उसी बात पर हमको बहुत ताकत मिली। अभी अब कहीं भी जाए, दिल्ली में मैं 1,60,000 करोड़ काम, मैं तो कोई राजनीतिक वोट मिले इसलिए नहीं, पंजाब में कर रहा हूँ, हरियाणा कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में 5 लाख। सारा गड़बड़ झाला कर रहे हैं ना आप, ये सारा गड़बड़ झाला कर रहे हैं ना। पॉलिटिक्स के जितने नॉर्म्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने कहने चाहिए डायरेक्शंस हैं, जिससे समझ में आते, पैरामीटर्स कह लीजिए, उस सब कोई घालमेल कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार बीजेपी के नेता हैं, अब पंजाब में भी काम करेंगे और जगह भी काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? परसों मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, मैंने उनको महाराष्ट्र सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन बताया,
और उनने कानून बनाया मेरे कहने पर कि राम खेत में हम लेक बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे, नदी नालों का खुलीकरण करेंगे, पुराने तालाब की मिट्टी निकाल कर रोड में डालेंगे, और ऐसा हम फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। धरने बड़े बड़े डैम से उनकी मिट्टी निकाल कर रोड में डालेंगे। काम के आम गुठली के दाम। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला। देखो, राजनीति विकास का तो उनको तो जीतने दीजिए, आप तो अपने नाम से जीत जाते हैं, उनके पास तो और बहुत सारी चीज़ होती है जिससे चुनाव जीतते हैं। आप कहाँ उनको फंसा रहे? आपने असम के मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया, वो नितिन गडकरी साहब को कहते हैं कि उनकी वजह से डेवलपमेंट से चुनाव जीत गया। उन्होंने तो गडकरी साहब का नाम नहीं लिया कैंपेन में, तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, 22 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखो, हर राजनीतिक नेता की अपनी अपनी सोच होती है और उस प्रकार से सब लोग चलते हैं। और मुझे कम से कम 10 बार वो हर मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं। मेरे यहाँ जब मैं पार्लियामेंट का तो 100 सांसद मेरे चैम्बर में आते हैं, अधिकारी रहते हैं, मैं काम करते जाता हूँ। देखो, एक बात मैंने तय की, तो वो भी वाली गड़बड़ कर रहे हैं ना, आप इस पर भी सुन लीजिए। लोग तो पार्टी के लोग सब परेशान होते हैं अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से कि वो सुनवाई नहीं करते। आप विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं। वो फोटो आपकी प्रियंका जी से आपने बात कर ली, क्या रहे हैं आप? ये सब कुछ बदलना चाहते हैं? मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के संसद में जो संसद सदस्य है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, क्या लोकतंत्र में अगर वो अपने यहाँ आता है तो उसका काम नहीं करना चाहिए? कौन सा गलत है? ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो देख रहा हूँ जो उस पर बात कर रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, वही बात का अनुकरण मैं करता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। बीजेपी की विचारधारा और संघ के सिद्धांत मेरे लिए कन्विक्शन है, सर्वोपरि है। पर अटल जी क्या कहते थे, मुझे एक बार महाराष्ट्र में आए थे, बोले आप बीजेपी के मंत्री नहीं हो, महाराष्ट्र के मंत्री हो। वो बोलते थे यहाँ कोई मंत्री बना वो पार्टी का तो कार्यकर्ता है पर देश का मंत्री है। और मैंने कसम खाई है, जब संविधान लेकर मैं जब मंत्री पद की शपथ लेता हूँ तो मैं कहता हूँ जात पंथ धर्म भाषा किसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट के सबका सही काम होगा मैं करूँगा। तो मैं, ये हमारा लोकतंत्र कहता है, हमारा संविधान कहता है, और हम सब ने यही करना चाहिए। संविधान लेकर लोग जाति की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर जाति खत्म करने की बात जो क्या सर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियस। जनता को ही समझना होगा कि क्या सही है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। चाहे पार्टी कोई भी हो, आखिर इस देश को कौन से मार्ग पर जाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये जनता की अदालत में जनता तय करेगी। मेरा ये कि जनता के लिए जो सही काम है मैं करते रहूँगा। अगर मैं सही होऊंगा तो जनता मुझे वोट देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। बहुत सारे लोग, ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि काम कर रहे हैं आप, जनता सही होगी तो देगी नहीं देगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोग काम करते हैं, जैसे गडकरी साहब, तारीफ करने वाले तो लाख लोग हैं, है ना, लेकिन जब वोट देना होता है तो वो सोचते हैं गडकरी जी ब्राह्मण हैं, विजय त्रिवेदी दलित है, फलाना है, उसके साथ जाना है, ओबीसी के साथ जाना है, ये तो हमारे मोहल्ले का है, नहीं है। बट उसको वोट देते वक्त तो वो गडकरी जी को नहीं सोचते, मतलब वो गडकरी जी जीत जाते होंगे। एक बात बता, लेकिन इसलिए नहीं जीतते कि मैं पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। सारे देश भर के लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप सबसे समझदार तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बाकी सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाति वाली, धर्म वाली, देखो हर आदमी रिजर्वेशन वाली, अपने हिसाब से कर रहा है। और जनता को जो जिस प्रकार से समझेगा उस पर जनता समझेगी, और जो सही होगा वो ऐसा काम करेगी। मालिक तो वही है। देखो, अखबार कोई चलता है, अब सब अखबार चल रहे हैं, टीवी चैनल अनेक हैं, लोग यही क्यों देखते हैं और वही कार्यक्रम क्यों देखते हैं, तो लोग तय करते हैं। और लोगों के सामने के अच्छा जो कुछ है वो लोगों के सामने रखना, ये मैं मानता हूँ हमारा कर्तव्य है। देखो, मैं कोई पूर्णांक नहीं हूँ, मेरे में भी कोई 100% अच्छी बात है ऐसा नहीं, मेरे में भी 4 कमियां हैं। वो ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस जो है एक बड़ा पैरामीटर है चुनाव जीतने का? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। जो नेता समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और धीरे धीरे जनता करती भी है। और जनता को भी लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना है तो लोगों को भी विचार करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण, लोक संग्रह और लोक संघर्ष, चारों के आधार पर लोग भी बदलने चाहिए, समाज भी बदलना चाहिए। और मैं आपको मेरे अनुभव से होता हूँ, मैंने बोला ना कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मुझे नहीं फर्क पड़ा।
पार्टी ने तो 15 पार्टियां जाति वाली आपने साथ में ले ली और आप कह रहे हो जो करेगा जाति की बात पॉलिटिक्स इज मारूंगा ए मैं गेम उसको ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। उसमें से आप कुछ कर नहीं रहे। ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, समय का तकाजा होता है, जो विरोध करता है वो आके मित्र बन जाता है। देखो, राजनीति की अपनी एक मर्यादा है और मैं भी उस मर्यादा का पार्ट हूँ। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने अनेक बाहर से लोग लाए, ये लिए। देखो, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है और जीतते समय मैंने कहा ना, पर कौन से विषय पर कॉम्प्रोमाइज़ किस लेवल पे करना और कहाँ तक जाना, इसका कभी ना कभी निर्णय करना होगा। देखो, आपको मालूम है हमारे संविधान के बारे में केस आई थी केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में जी। तब आखिर जो खंडपीठ था, 13 न्यायमूर्ति थे जी, उनके पास थी, बेंच थी, उन्होंने निर्णय क्या दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तुम कुछ भी करो, जो तुमने साइलेंट फीचर्स के रूप में स्वीकार किया बदल नहीं सकते। और इसलिए देखो, कभी कभी कोई उचक्का चुन के आता है, कभी जात पे आधार पर कोई आता है, ये भी होता है। अल्टीमेटली जनता को कैपेबल बनाना, उनकी सोच को सुधारना, वो अच्छी तरीके से लोकतंत्र में सोचे ऐसा प्रयास करना, ये भी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोगों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया इमरजेंसी के खिलाफ। मैं इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। जी, पता है कि आप 75 साल में मैं लेकिन जो समग्र क्रांति कर रहे थे वो सारे लोग आपको पता है कहाँ हैं? जयप्रकाश नारायण की सर बहुत से लोग सर, अभी बिहार में जो जाति छोड़ो के लिए सरनेम हटा रहे थे 75 में 73 में, वो तो पूरी की पूरी जाति की राजनीति कर रहे हैं। देखो, जाति की राजनीति, लेकिन सर बुरा मत मानिए, है ना? नहीं, देखो, जाति की राजनीति अगर चलती है, वो लोग जो जेपी का आपने नाम लिया, राजनीति अगर चलती है तो इसका कारण जनता है। जिस दिन जनता ये तय करेगी कि जात के आधार पर मैं मत नहीं दूंगी। मैं एक मजाक में लोगों को सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है, तुम ये नहीं बोलते मेरे जात वाला डॉक्टर उसके यहाँ करो, तुमको अच्छा डॉक्टर चाहिए। तुमको कोई होटल रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छा होटल चाहिए, तुम नहीं बोलते कि मेरे जात वाले का चाहिए। तुमको जहाँ टेस्ट अच्छी लगती है वहाँ जाना है। तुमको कपड़े सिलाने हैं, तुम ये नहीं बोलते मेरे जात वाले का दुकान है, उससे जहाँ अच्छे कपड़े सस्ते में वहाँ जाते हो। तो नेता के समय ऐसा क्यों करते हो? ऐसा होता है ना, पॉलिटिक्स में ऐसा तो नहीं होता ना कि अच्छे नेता के पास जाए। धीरे धीरे बदलेगी, लोकतंत्र बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा और वो सेंचुरी टू सेंचुरी ये काम चलता रहेगा। और वो बदलने की तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर लोगों की सोच अगर सही नहीं है तो वो सही सोच तैयार हो, इसके लिए लोकतंत्र में उनको बदलने की कोशिश करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जिस सरकार में बैठे हुए, आपने अभी वाजपेयी जी का नाम ले लिया, वाजपेयी जी का वो अविश्वास प्रस्ताव वाला भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि चिमटे से भी यदि भ्रष्टाचार से सरकार बचानी है तो मैं उस सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? साहब, ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पार्टी में हमारे प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने बताई बातें हमारे लिए आदर्श है। वो सर्वसामान्य मान्य नेता थे और उनकी राजनीति जो थी वो सत्ता की राजनीति नहीं थी, वो राष्ट्र के निर्माण की राजनीति थी और हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उसी राष्ट्र सर्वोपरि है। वो एक वोट से हार गए, आप एक एमएलए से सरकार बना लेते हो। कितना कंट्राडिक्शन सर, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी एक एमपी से हार गए और वो एमपी भी बच सकता था। आपको पता ही होगा कि गिरधर गोमांग यदि उस दिन मान लेते बात, अडवाणी जी की बात, और स्पीकर यदि वो बात मान लेते, उनको रोक लेते, तो वो सरकार बच सकती थी। या जयललिता के साथ जो हुआ, या जो सुबह सुबह मायावती जी ने बदलाव किया, तो जो पार्टी का नेता एक वोट से सरकार गिरा दे, सरकार गिर जाए उसको आप मानते हो अपना नेता, और आप जो किसी राज्य में एक एमएलए हो तो अपनी सरकार बना लेते हो। ये अटल समग्र बनाने से नेता बनते हैं क्या? नहीं, ऐसे एक वाले इसमें हमने कभी सत्ता नहीं बनाया। बहुत सारे हैं सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर ही चल रहे हैं। एक बात जरूर है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो, मतलब जब आपको करना हो तो कंप्रोमाइजेज हो गए। आप लड़ाई लड़ो करप्शन के खिलाफ, और फिर अजीत पवार जी को वित्त मंत्री बनाओ, फिर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाओ,
फिर हिमंता शर्मा को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर आप कहो कि नहीं नहीं विजय जी मत पूछिए क्योंकि कंप्रोमाइज कंट्रोडिक्शंस पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, और फिर ज्ञान देखिए, में अभी पार्टी के जो अध्यक्ष है, नेता है, वो सब मिलकर पार्टी के हित में जो उचित है वो निर्णय करते हैं। नहीं, पार्टी के हित में उचित निर्णय पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब ऐसा है लेकिन कि ये जो उसके बारे में पैरामीटर्स की जो बात, आपने वाजपेयी जो- जी का जो- नाम लिया जो और पार्टी का- गडकरी जी वाजपेयी जी का नाम लें देखो, तो जो फिर पार्टी- पैरामीटर्स पर बात होती जो पार्टी का निर्णय होता है मेरा निर्णय होता है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो जो निर्णय करती है उसको मैं स्वीकारता हूँ। है। तो वो दिनकर वाली बात है कि तटस्थ जो रहेंगे तटस्थ उनका भी समय लिखेगा अपराध, ये भी याद रखिए आप। अभी तो सर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी निर्णय करती मतलब है आप उस मार्ग- देखिए, लोग गडकरी जी को क्यों जानते हैं, क्योंकि वो साफ बात करने वाले आदमी हैं। आप पहली बात ऐसी है कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप कितना भी मुझे बोलोगे, टेम्प्ट करोगे, तो भी पार्टी की मूलभूत बातों को और निर्णय के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा नहीं, मुझे मत बोलिए विजय त्रिवेदी इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, क्या नितिन गडकरी ये बात पार्टी के अंदर कह सकते हैं या कहते हैं? क्योंकि वाजपेयी जी की बात आपने की, देखिए, भ्रष्टाचार पार्टी की, में ईमानदारी अपनी बात की, को रखने का ये तो सबका पार्टी, अधिकार। आप उन नेताओं में से हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं जो पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात पार्टी थी। विजय त्रिवेदी को मत बताइए कि क्या कहते हैं, लेकिन क्या गडकरी साहब या कोई और साहब पार्टी के अंदर ये बात कह सकते हैं भाई ये ठीक नहीं है? पार्टी में सब विषयों पे चर्चा होती है, बातचीत होती है। होती है, ये बात कि हर ठीक व्यक्ति नहीं है। को अधिकार मिलता है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी बात रखता आपने कहा कि ये ठीक नहीं है। हूँ। नहीं, ये तो मैं आपको क्यों कहूँगा, जो पार्टी के पार्टी को दीवारों कहा के कि नहीं अंदर कहा? बातचीत होती है वो पार्टी के अंदर की होती है और हमें रखने का अधिकार होता है। जब मौका मिलता है हम रखते हैं, सब जगह रखते हैं। और पार्टी अंतिम निर्णय जो करती है वो हमारा सबका निर्णय होता है। अच्छा, सहमत भले ही ना हो लेकिन निर्णय को तो मानना होता है, इसको मैं मान सकता हूँ। मतलब आप सहमत नहीं है, ऐसा ऐसा देखिए, समझूं मैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि पार्टी के जो जो पदाधिकारी जिसे समय आते हैं उनके सामने हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और रखते भी है, और पार्टी जो निर्णय करती है उसको स्वीकारते हैं। सर मिनिस्ट्री पर एक और सवाल आप आपने, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, एक बार हमारे अध्यक्ष का भी इंटरव्यू करिए, उनका भी करेंगे। वो बताएंगे आपको सब ज़्यादा अच्छी तरह, बिकॉज आप तो वो लंबे, अथॉरिटी आप तो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं 15 साल पहले। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। हाँ, 15 वो साल वर्तमान अध्यक्ष है, वो ज़्यादा अधिकार से बता वो पाएंगे। आज की बात, मैं नीतिगत बात पर ही चर्चा कर रहे हैं। आपने जल संसाधन पर बहुत काम किया, आपने कहा कि लेकिन क्या हुआ? जल संसाधन तो गडकरी साहब देख रहे थे, वो नदियों में शिप्स चला रहे थे, कल हावड़ा तक, बनारस से हावड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ वो हवाई जहाज को पानी में उतार रहे थे, और वो नमामि गंगे से गंगा साफ कर रहे थे। क्या ठीक काम नहीं किया क्या आपने? नहीं, ये मैंने ठीक किया नहीं किया, आखिर ये सब बातें जो होती है लोकतंत्र में, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना, खाता बदलना, ये प्रधानमंत्री का सर्वाधिकार होता है। नहीं, वो मैं प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव पर नहीं जा रहा, लेकिन रिवार्ड पर तो जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने पूछा कि काम देखिए, का रिवार्ड मैं पॉलिटिक्स आपको से एक बात साफ बता दूं, मुझे जो काम मेरे नेता देंगे वो काम मैं करूंगा, मैं साफ हूँ। सर मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं नितिन गडकरी जी पर नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बेसिक सवाल है कि क्या रिवार्ड की पॉलिटिक्स, मतलब काम की जो पॉलिटिक्स है, काम से रिवार्ड मिलने की पॉलिटिक्स, वो हिंदुस्तान में सर्वाइव कर रही है? मैं गडकरी जी पर नहीं जा रहा हूँ, गडकरी जी। देखिए, मैं इस समय यही कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में जो नेता, जिस पार्टी की मेजोरिटी आती है, वो नेता जो होता है उसका अधिकार होता है, सर्वाधिकार, और उसका निर्णय वो करता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो जब उनको उचित लगा तो मुझे जो काम दिया है मैं करता हूँ। अच्छा, ठेकेदार को तो आप डांट देते हो, अफसरों को तो आप डांट देते हो कि ठीक काम नहीं कर रहे। वो तो बेचारा गरीब आदमी, गरीब मतलब कि वो तो कमज़ोर आदमी है, गडकरी साहब की सुननी पड़ेगी उसको। जहाँ सुनानी है वहाँ आप नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है, ये एसेट मेरे देश की जनता की संपत्ति है। अगर रोड में गड्ढे पड़ते हैं तो जनता को तकलीफ होती है, और ये तो सरकार भी तो लिखा है, जनता ये की भारतीय रेल भारतीय जनता की संपत्ति लिखा हुआ रहता है ना, ये रोड भी भारतीय जनता की संपत्ति है। और मैं विश्वस्त हूँ, वो काम ठीक से होता है या नहीं होता है वो देखना मेरा काम है, वो मैं करता हूँ। हाँ नहीं, वो सब लोग मानते हैं ये कर रहे हैं, मैं लेकिन मैं tolerate तो नहीं कह रहा हूँ कि करता। कमज़ोर आदमी को तो सभी डांट सकते हैं। कमजोर ठेकेदार, अफसर, मजबूत हो, ज़्यादा आप ताकतवर होते गलत हैं, शब्द का प्रयोग कर, सिस्टम में ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो भी ताकतवर है। उस सिस्टम को भी आपने मैं तोड़ उनको दिया। कहता हूँ पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर क्वालिटी अच्छी रखो। आज मैंने ये पुल बना लोहे का, आज के इसमें देखा, कोरियन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया और कैसे एक एक उठा के उसको जोड़ा है, बहुत सुंदर काम किया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर के पीठ पे हाथ रख के अच्छा काम किया। जो अच्छा करेगा उसका सम्मान करूंगा, उसका पीठ पे हाथ तो अच्छी रखूंगा, बात है, वो अच्छी और जो गलत काम करेगा उसको ठोकूंगा। नहीं होगा ये। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द एसेट
जो जनता के है उसके साथ कोई खिलवाड़ मैं नहीं टॉलरेट करूँगा। सर कुछ पर्सनल बात समझना, आपने माँ का नाम लिया कि माँ के नाम पर कर रहे हैं, बताया गया कि माँ का आपके जीवन में, खासतौर से पॉलिटिकल जीवन में भी और सोशल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे आप देखते हैं? मेरी माँ, देखो एक बार मैं बचपन में स्कूल में घर पे आया, लड्डू बने थे, मैंने अकेले में खाया और मेरा दोस्त बाहर बैठा था, माँ ने मेरे को पीटा, बोले ऐसा नहीं, तुम आधा उसको दो आधा तुम खाओ, ये अकेला नहीं खाना। तब से मेरे घर में मुझे आदत है, भी 14 लोगों का लाइन। आज मैं जब लेट आया तो बहुत से लोग बोले हमारा खाना हो गया, उन्होंने खा लिया बोले आप खा लो, बोला नहीं आपका हो गया। तो मेरे घर में सब आते हो, खाते पीते जाते, माँ ने मेरे को संस्कार दिया, और जो मैं खाता हूँ वही दूसरे खाते हैं, ऐसा नहीं कोई। और दूसरी बात, मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूँ। 45 साल में मेरे एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए कोई झंडा नहीं आता, कोई डंडा नहीं आता, कोई कार्यकर्ता नहीं आता। जॉर्ज साहब को मैंने देखा, मैंने अपने जॉर्ज साहब ने तो अपने घर का दरवाजा हटवा दिया था, है ना, लेकिन आपके लिए कोई वहाँ पर नहीं आता, ये एक दबाव भी हो सकता है कि भाई गडकरी साहब को पसंद नहीं है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे नेता देखे, माफ़ कीजिए, जो नाराज़ हो जाते हैं इस बात पे कि आए नहीं थे तुम। साहब ऐसा है, इंसानियत और मानवता ये सामाजिक राजकीय नेतृत्व की बहुत बड़ी परीक्षा लेती है। कैरेक्टर इज ए वंस बिहेवियर इन द डार्क। आप छोटे से छोटे आदमी के साथ कैसे व्यवहार करते हो। अब मेरे ये सिक्योरिटी फोर्सेस है, मेरे घर पर उनका सुबह चाय होता है, नाश्ता होता है, भोजन होता है। मैं कहीं दूर जाता हूँ तो मेरे साथ उनकी व्यवस्था करता हूँ, और मेरे घर में मैंने अलग किचन चालू किया उनके लिए कि उनको खाने के समय मिलना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये एक सिंपल है कि मैं खाना खा रहा हूँ और आप आगे तो बोलता हूँ आइए बैठिए मेरे साथ त्रिवेदी जी, आप भी खाना खाइए। ये संस्कृति है। आपके खाने की चर्चा तो वैसे भी हमेशा होती रही है, मतलब ये नहीं कि केवल आपको खाना पसंद है, लोग ये समझते हैं कि गडकरी साहब के साथ होंगे तो खाना तो आराम से होगा ही। लेकिन अध्यक्ष की बात आपने की कि पूर्व अध्यक्ष हो गए, मुझे याद आती है बात, अभी जो बात विमान वाली की, एयरपोर्ट की, तो मुझे याद आता है जब आप 2010 में अध्यक्ष बनकर आए थे, हमारी पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी, बीजेपी के अशोक, क्या नाम, अशोक रोड वाले ऑफिस में, अशोका रोड वाले ऑफिस में, दिसंबर की शायद बात थी, और आप स्वेटर भी नहीं लेकर आए थे और दिल्ली की सर्दी का आपको आइडिया नहीं था। आपने वहाँ एक भाषण में एक बात कही कि भाई परिक्रमा बंद करो, लोगों के पास जाओ सड़कों पर, ये आपने बात कही थी। तो एक मित्र ने मुझे कहा कि पता नहीं गडकरी जी क्या गलत गुट्टी पिला रहे हैं। भाई हिंदुस्तान की परंपरा में है, उन्होंने किस्सा सुनाया कि शिव पार्वती ने कहा कार्तिकेय को और गणेश को कि भाई परिक्रमा लगा कर आओ पृथ्वी की, और जो सबसे पहले परिक्रमा लगा कर आएगा वो पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय होंगे मेरे जैसे पागल आदमी, वो परिक्रमा लगाने चले गए, और गणेश ने लगाई परिक्रमा शिव और पार्वती की, और आज हम गणेश को पूज रहे हैं, कार्तिकेय को नहीं पूज रहे। तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं सबको? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, मैंने मेरे कार्यकाल में सब सर्वे करता था, और बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कभी दिल्ली आए नहीं, मुझे मिलने उनको टिकट मिले। तो मैंने कहा आप वहाँ की जनता की सेवा करो, और हम जनता के दिल में क्या निकालेंगे, और जनता जिसको सपोर्ट कर रही है वो जो नाम निकलेगा उसी को टिकट मिलेगा। और यही बात सही है। तो आप आपके गांव में रहकर जनता के लिए ईमानदारी से काम करिए। यहाँ दिल्ली मुंबई आकर नेताओं के घर में काय के लिए आते हो 4 बार नमस्कार और गुच्छे लेकर, जरूरत नहीं इसकी, आप काम करो। मुझे पता नहीं आप कितने पॉलिटिकल लोगों का करियर बर्बाद करेंगे ये सुझाव देके, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ अध्यक्ष वाली बात। सर, अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चा हुई थी जब आप अध्यक्ष बने थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि संघ की वजह से आ गए गडकरी साहब, और उस समय 2009 का चुनाव हारे थे, अडवाणी जी जैसे बड़े नेता थे। तो एक D4 उस समय चला करता था ग्रुप दिल्ली का, पार्टी का, तो ये कहा गया कि भाई अध्यक्ष बनेगा तो D4 से बनेगा, मतलब जो दिल्ली में नेता है। लेकिन अध्यक्ष की जो चर्चा हुई उसमें से नितिन गडकरी साहब निकल कर आ गए, जो शायद दिल्ली आते ही नहीं थे, या आए होंगे तो कम आए होंगे। कैसे हो गया ये काम? सर, पहली बात तो ऐसी है कि उस समय के इतिहास को आप जानिए जी। एक तय हुआ संघ और अडवाणी जी के बीच में कि भाई इस बार नई पीढ़ी का कोई नया नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। उसमें 4 नाम आए, एक मोदी जी का था, एक शिवराज सिंह चौहान का था, एक मनोहर पर्रिकर था, एक मेरा था जी। कुछ कारणवश मनोहर पर्रिकर का नाम रहा नहीं, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे इसलिए वो नहीं मध्य प्रदेश का।
मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं हुए, तो मेरा बैलेंस रहा। तो फिर अडवाणी जी ने कहा कि यही नाम है, और फिर मुझे संघ ने बुलाया कि तो मैं दिल्ली कभी जाता नहीं, मुझे अनुभव नहीं। अब मुझे याद आ रहा है वो दिन याद है नहीं जब आप आए थे अध्यक्ष बनने। वैसे तो उस दिन की बात याद है जब आप रामलाल जी से मिलने आए थे अध्यक्ष बनने से पहले, हम लोग वहाँ थे, बहुत चर्चा हुई थी कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि संघ की वजह से ही, क्योंकि सब लोग कह रहे नागपुर से हैं, संघ से लंबा, आपने भी बताया कि संघ से आपका बचपन से उस समय बाल देखो, मैं स्वयंसेवक के संघ तौर का पर स्वयंसेवक हूँ जी। बाद में संघ के लोगों ने मुझे कहा कि तुमको जिम्मे, तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं दिल्ली, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाओ। बोला आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप जाओ पार्टी को संभालो, आप स्वयंसेवक हो, जो आदेश मिला वो करो। अच्छा, आपने पार्टी का अध्यक्ष बनकर बहुत सारे काम किए। एक तो वो पार्टी कार्यालय की शक्ल बदल दी आपने, जो अशोका रोड का ऑफिस था, खैर अब तो नया बनाया आपने ऑफिस। लेकिन जब दूसरी बार जब संघ का मतलब आपका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ और दूसरे दिन बनना था, मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पर भी था, शायद उस समय ये क्या नाम है, तालकटोरा रोड पर, ये 3 मूर्ति मार्ग पर घर था और आपका नागपुर का ऑफिस था। तो तय था कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनेंगे दूसरी बार, और मुझे बताया गया कि संघ के कहने पर पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया गया कि कंटिन्यूटी में 2 बार अध्यक्ष बनाया जाए। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ, एक दिन क्या एक रात जो है वो कत्ल की रात साबित हो गई? देखिए वो तो सबको पता है, मेरे ऊपर झूठे आरोप किए गए, झूठे आरोप साबित हुए। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उस समय जो हुआ सो हुआ, और फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि भाई ये आरोप कर रहे हैं, तो जब तक इसकी इंक्वायरी होती मैं नहीं बनना चाहता, ताकि मेरे कारण पार्टी का नुकसान हो। मैं बाजू हट गया। आपने ठीक से बात नहीं बताई, क्योंकि उसी दौरान क्या हुआ, उससे पहले की बात है, सुषमा जी मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की 3-4 महीने के लिए, साहिब सिंह, और वो उसके बाद चुनाव हार गई। तो सुषमा जी ने कहा एक लाइन कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात 2013 में भी सही साबित होती है, 12 में भी, नितिन गडकरी साहब के लिए। मुझे नहीं कहना है, मुझे किसी का आरोप नहीं लगाना, मैंने इतना ही कहा कि ठीक है। नहीं, आपने बताया कि कांग्रेस सरकार ने तो आपके आरोपों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस की तो सरकार, इसका मतलब कांग्रेस ने तो नहीं लगाए सर? थोड़ा सा समझता हूँ मैं, माफ़ कीजिए। नहीं, इस विषय पे मैं इतना ही जानता हूँ कि जो आरोप हुए थे वो गलत निकले। कांग्रेस के राज ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, पर उस समय झूठे आरोप के कारण जब पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, तो मुझे ध्यान में आया कि ये एक षड्यंत्र है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे कारण पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं होना चाहता हूँ। मैंने उसको मैंने कहा तो षड्यंत्र तो घर में ही हुआ ना, मतलब आप ये कह रहे हैं? देखो मैं छोटा कम पढ़ता हूँ, देखो हिंदू धर्म है ना, कम पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ाई लिखाई कम है, पर घर में था कि बाहर था ये मैं कभी कहता नहीं हूँ, और मुझे कहना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे नसीब में था, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे चिंता नहीं उस बात की, और मैं किसी के ऊपर दोष देना नहीं चाहता। नहीं, दोष देने की मतलब, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई कांग्रेस ने, सरकार ने क्लियर कर दिया था उसमें नाम। नहीं, उन्होंने इंक्वायरी कीजिए पूरी। हाँ, इंक्वायरी की ना, मेरे ऊपर जितने इंक्वायरी हो सकती थी पूरी 25 साल की मेरी इंक्वायरी की, पूरे तरह से की जी, और सब इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, तब मुझे पत्र दिया कि नथिंग इज अगेंस्ट यू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज भी मेरे पास कोई नहीं है। इसका एक मतलब मुझे कम समझ में आता, आप समझा दीजिए। इसका मतलब ये तो हुआ कि कांग्रेस ने तो नहीं लगाए होंगे आरोप, क्योंकि वो लगाते तो कम से कम नहीं, उस समय कांग्रेस वालों ने उस आरोप के ऊपर कार्रवाई की। मेरे को वो तो जांच करवाई ना, जांच करवाना तो काम है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिए, इंक्वायरी की, इंक्वायरी की ना, और फिर क्लीन चिट भी दी। नहीं, क्लीन चिट देनी पड़ेगी क्योंकि उस पर कुछ निकला नहीं। सर ये बात हो गई कि ठीक है, इस बात को हम छोड़ते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को लेकर हुआ। आपने एक बात और आई, अध्यक्ष जब आप थे, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर कवर किया करता था भारतीय जनता पार्टी, तो अशोका रोड पर जाते थे। आपने पार्टी के लिए नया दफ्तर, जो आजकल नया दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, वो भी शायद गडकरी साहब के रहते हुए। मैंने कमलनाथ जी जब मंत्री थे उनके घर पर गया और उसके पैसे भी भरे, और मेरे कार्यकाल में वो जगह ली। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, ये नितिन गडकरी साहब ने और कमलनाथ जी ने दे दिया? नहीं, उस समय ऐसा था कि कांग्रेस सरकार वो दे नहीं रही थी। हाँ। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे अनुरोध किया, जगह ली, पैसे भरे, जगह में गार्डन आया था, जगह बदल के दी उन्होंने। और मेरे बाद में फिर नए अध्यक्ष आए, उन्होंने पार्टी की बिल्डिंग खड़ी की,
खैर इसमें मैंने किया उसने क्या है सवाल नहीं मतलब उस समय पार्टी ये का नया उत्तम कार्यालय दफ्तर हुआ, बना था। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये कार्यालय बना तो बहुत सुंदर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, लेकिन यदि दीनदयाल जी आए हैं आज पार्टी में तो शायद उस दफ्तर में जाना मुश्किल हो उनके लिए, ऐसा है क्या? ऐसी बात आप क्यों करते हो? पार्टी में कोई आता है कोई जाता है, सबके लिए खुले हैं। नहीं दीनदयाल जी का नाम वैसे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो दीनदयाल जी कौन है आजकल पार्टी नहीं में। ऐसी बात नहीं है। पार्टी के दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबके मन में उनके प्रति भाव है। नहीं जो पार्टी में सर दोनों दफ्तर आपने देखे, अशोका रोड का भी देखा और आप तो महाराष्ट्र में भी अध्यक्ष रहे हैं। सब मेरे रहे। लिए तो मेरी सोच यही है कि वो अच्छा दूसरी इसको दफ्तर दूसरे के तरीके लिए से मैं समझना दीनदयाल चाहता जी की एक प्रकार की स्मृति है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूँ। इस दफ्तर में यहाँ आते हैं घर पर, यहाँ घर में आया तो मुझे लगा पता नहीं आज मुलाकात होगी कि नहीं, 100-150 लोग हमेशा रहते हैं। चलिए ऐसा कीजिए, मुझे बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं अब तो, कितने मंत्री हैं जिनके घर पे 150 लोग रहते हैं दिन भर में? सर कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता ये मेरा विषय नहीं। मेरे घर में क्या होता है ये मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ। तो 150 लोग रहते हैं ना, जैसे आप एक अखबार के हो या 150 चैनल लोग के, रहते हैं ना। आपके चैनल और अखबार के बारे में आपसे बात करें, बाकी दूसरे अखबार और चैनल की क्या बात करना है। देखो मैं जो कार्य करता हूँ उसके कारण मैं मंत्री हूँ। पहले कार्य करता हूँ बाद में मंत्री हूँ, इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मंत्री एक्स मिनिस्टर लोग मुझे कहते हैं कि नितिन जी है एक ना, बात समझाता दिल की बात करते हैं। एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है, एमपी एक्स एमपी हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और इसलिए मैं उसके लिए काम करते रहूँगा। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करूँगा। ऐसा होता है ना कि नहीं आजकल लोग नेताओं, बड़ा नेता तो तब बनता है ना जब लोगों से नाम मिले। देखिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, मैं दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, मैं इसलिए ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि आप ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम में घालमेल पैदा कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चला अपने रास्ते पर, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं जो रास्ता मुझे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में मिला है, मैं आपको ये भी कहा कि मैं कोई पूर्णांक नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं, नहीं वो ठीक मैं है एक बात अपूर्णांक ना, हूँ। हाँ। जो मुझे प्रेरणा मिली उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नागपुर में रहा, विदर्भ भी रहा, जो पुराने सांसद थे जो आपसे पहले वो भी हमारे मित्र रहे थे और लगता ही नहीं था कि कांग्रेस से यहाँ से ये चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक जमाने तक रही शिवसेना। आपका बड़ा उनके साथ, शिवसेना का साथ, बाला साहब के साथ बड़ा स्नेह रहा। अब ये खत्म हो गई दोस्ती वोस्ती, सब प्यार स्नेह, बड़ा भाई छोटा भाई। बदलती जाती है। अटल जी कहते थे कि अलायंस बनती है, पार्टियां आती है, पार्टियां बिगड़ती है, चली जाती है, नए नए पार्टियां फिर आती है, पर ये देश यही रहता है। नहीं लेकिन हमें देश शिवसेना के के लिए साथ काम आपका बड़ा संपर्क रहा, बाला साहब के साथ भी रहा। आजकल तो महाराष्ट्र में मैं नहीं हूँ और वहाँ की राजनीति में दुर्भाग्यवश शिवसेना की हमारी रिलेशनशिप जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है। अब वो महाराष्ट्र के नेतृत्व देख रहे हैं, अब उसमें मैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने सारे सहयोगियों को खा जाती है। जैसे कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि उसके सहयोगी उसे खा जाते हैं, वैसे बीजेपी जो है अपने सहयोगियों को खा जाती है। हम किसी को नहीं खाते। तोड़ दी ना आपने शिवसेना, शिवसेना तोड़ दी ना। नहीं जम पाया उसमें, उस समय जो परिस्थितियाँ उसमें हुई। आजकल मेरा मुंबई जाना भी नहीं होता और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। सर एक इंसिडेंट आपके साथ का जुड़ा हुआ पर्सनल है कि 2001 में एक रोड एक्सीडेंट गडकरी साहब का हो गया, जिसपे एक बहुत लंबे समय तक डेथ बेड जैसा कहना चाहिए, मौत को करीब से देखा। क्या इसका कोई बड़ा असर आप पे हुआ? और जब ये मौका मिल गया सर सरफेस ट्रांसपोर्ट ये का, एक्सीडेंट ने मेरे 2 साल खराब किए। मेरा पैर 4 जगह टूटा था जी, आश्चर्य था कि मैं और मेरा परिवार पूरा बचा ही कैसे, पर भगवान का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद में बचा। पर मेरे जीवन को कोविड ने बदल दिया। कोविड ने हाँ, मेरे साथ का एक मेरा मित्र भी गुजर गया था, मुझे बहुत दुखी और मुझे सामने अपना मृत्यु दिखने लगा और कोविड ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरा वजन 46 किलो कम हुआ है। आज सुबह मैं नागपुर से निकला तो सुबह 46 किलो कम कर दिया। हाँ 46, और मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और मैं पूरी तरह सब करके फिर मैं बाहर निकलता हूँ। और खाने पीने भी मैंने खाने पीने का नियत तो फिर कभी नहीं गडकरी हुई है। साहब की तो पहचान खाना पीना अब होती है। वो कम खाता हूँ। अब मेरा लाइफ अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन थी सब। बहुत लाइफ में अब काफ़ी अच्छी बातें आई हैं
और मैं एक थोड़ा को अपने को सुधारने की कोशिश मैंने इस समय की। ये अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे हेल्थ मेरे के चेहरे हिसाब में से फर्क चेहरे पड़ा। पर बहुत रौनक है। हाँ। वैसे ये रौनक तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, इतने बड़े मंत्री हों, इतने बड़े पॉपुलर हो तो रौनक उससे भी ये रहती तो है। प्राणायाम के कारण और व्यायाम के कारण है, जो सही बताऊँ आपको, ये पदों के कारण नहीं है। नहीं, पदों के नहीं, लोगों का भी तो स्नेह होता है, मोहब्बत जो नहीं, है ये वो मैं भी तो जो रौनक देती प्राणायाम है। करता हूँ और व्यायाम करता हूँ उसके कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सर, जब आपने कहा कि इतना बदलाव आया है, तो मैं जब पढ़ रहा था और पहले भी आपसे बात हो रही थी कि जो यंग नितिन गडकरी थे वो बहुत एग्रेसिव थे। तो सुना कि आपने वाइस चांसलर को भी पीट दिया था। तो अब वो छोड़ो नितिन कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नहीं, लेकिन ऐसा अरे भी मैं तो बस लड़का कभी था कभी ऐसा भी लगता है ना कि अरे वही नितिन गडकरी रहता तो सबको ठीक कर देता। वो तो वो एक स्टूडेंट लीडर था, जब झगड़े होते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, जमाना बीत गया। सर, हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं आपसे नागपुर में भी मिला, उस घर में भी मिला, वहाँ पर भी लोग आते रहते हैं। दिल्ली को लेकर एक बड़ी बात हुई जब आपने कहा कि अध्यक्ष बनकर आए थे, आपको पता भी नहीं था। दिल्ली से जुड़ा एक इंसिडेंट मैं पढ़ रहा था आपका कि जब आप शुरुआती दौर था, युवा थे, नौजवान थे, तो आपने बिजनेस शुरू किया फर्नीचर का, ये वो सब किया, और आप फर्नीचर दिल्ली से लेकर नागपुर गए, और वो फर्नीचर गलत निकल गया जिससे आपको दिल्ली पर भरोसा। उसने मुझे बिल दिया। तो क्या था, उसमें क्या सेल टैक्स था लगता था, तो ऊपर में मैंने उसको सेल टैक्स के पैसे दिए, तो बाद में ऊपर में एस्टीमेट लिखा था, तो वो कोटेशन था और मेरे से टैक्स वसूल किया। जब पलंग लेके गया तो एक नए शादी वाले लेके गए, 3 दिन के पलंग टेढ़ा हो गया। तो ये मुझे लगा कि ये कैसा, ऐसा कैसे हुआ। नहीं, तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो जो दिल्ली पे भरोसा आपका उस दिन टूटा था, नौजवान देखिए गण, साहब, वो एक- दिल्ली एक- का एक- भरोसा अभी कुछ तक कुछ घटनाएं बना अच्छी कि नहीं होती बना। है, कुछ घटनाएं बुरी होती है। आखिर हर शहर में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। हर शहर नहीं, में दिल्ली की इमेज ठीक हुई कि नहीं हुई अभी आपकी? अच्छी हुई है। अब अच्छी हो, क्योंकि आप इतने 15 साल से तो, अभी मैं दिल्ली वाला बन गया हूँ, हर सप्ताह में आता हूँ, दिल्ली रहता लेकिन हूँ। आप नागपुर तो जाते ही हैं, आपका दिल तो अटका रहता है ना। मैं वहाँ बहुत सामाजिक काम करता हूँ और मैं सामाजिक काम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, स्फूर्ति है। अनेक काम कर रहा हूँ, पानी में कर रहा हूँ, खेती में कर रहा हूँ, साड़ियाँ बना रहा हूँ, कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर कोऑपरेटिव में चला रहा हूँ, बहुत काम करता हूँ। और मेरे अनेक सामाजिक उपक्रमों के टर्नओवर भी 2,500 करोड़ है और अलग अलग लोग संभालते हैं। वो मेरा कुछ नहीं है उसमें, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल इनिशिएटिव से किए हुए काम है। पार्टी की आपने बात की, परिवार की बात की, बच्चे आपके सब बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी लेकर के आ गया। और आजकल जो पूरा बीजेपी का एजेंडा चलता है कि भाई परिवारवाद के खिलाफ काम किया जाए, तो गडकरी साहब के बच्चे लोग परिवार में नहीं आए, तो केवल ये कहने के लिए कि भाई हाँ विजय जी सवाल पूछेंगे तो बच्चों को नहीं लाना है, या कोई? मैंने ये तय किया कि देखिए, मैं किसी मेरे लड़के को टिकट दो ये नहीं कहूँगा जी। हमने सबको कहा कि किसी का लड़का होना गुनाह नहीं है। अगर पार्टी को तय करना है तो पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, पर जिस दिन माता और पिता जो राजनीति में बोलते मेरे लड़के को टिकट दो, वो गलत है। और इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनके माता पिता राजनीतिक नेता अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कारण नहीं, उनकी गुणवत्ता के कारण वो आए। पर मेरे घर पर अब मेरी लड़की, 2 लड़के, मेरी वो नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीति लेकिन में दूसरी नहीं, कोई पार्टियों को ऐसा ले लें तो वो कंप्रोमाइज में होगा कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां उनको साथ देखो, ले मैं लें तो इस मत से हूँ कि मतलब एमएलए नहीं भी बने तो मिनिस्टर बना दें। नेताओं ने अपने घर में टिकट देनी चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। ये मेरा मत है और ये मेरा कन्विक्शन है। सर, एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ, बहुत आपके रिवार्ड, मेरा दिमाग में वो रिवार्ड अटका हुआ है। रिवार्ड मतलब कुछ गडकरी साहब के परफॉर्मेंस के साथ, सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है CCS, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी, और पार्टी की सबसे पावरफुल कमेटी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड। गडकरी साहब अध्यक्ष भी रहे, 15 साल मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे। परफॉर्मेंस पे तो कोई इस पे सवाल कर नहीं सकता, हो सकता है कुछ करते हो, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों जगहों पर गडकरी साहब नहीं है। जो पार्टी का निर्णय है, ये कोई कारण भी तो होता होगा, पार्टी का निर्णय कोई ऐसे ही होता है क्या? कौन से विषय पर कौन से, मैं अभी एक्सपेंडिचर कमेटी जो कैबिनेट की उसमें हूँ, कौन से कमेटी में रखना है ये प्रधानमंत्री CCS का सबसे पावरफुल होती है ना। हाँ,
नहीं, मैं बहुत से कमेटी में और उसका अधिकार प्रधानमंत्री का है, और पार्टी में रखना नहीं रखना ये अध्यक्ष का होता है, जो भी निर्णय। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो रेस्टलेस होते हैं, कि वो एमएलए पार्षद हो गया तो एमएलए बनना चाहता है, एमएलए जो होता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर होता है सीएम बनना चाहता है। तो गडकरी साहब पॉलिटिशियन तो है ना, तो 100% पीएम नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्यों? आज ऐसा तक मैं कोई क्या नकली पॉलिटिशियन है क्या आप? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि जो जो मुझे मिला वैसे ही मिला है। मैं काम करना जानता हूँ, पद मिला नहीं मिला उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, और कोई पद मिला मिलना नहीं अलग बात है, चाहत भी तो होती, इच्छा आपको होती है मैं ना। समझाता हूँ बात जी। कि मुझे कोई पद मिलना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया। जो बात मैंने पहले आपको दोहराई थी कि समाज में दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, उनके आंसू पूछने के लिए हम राजनीति में आए। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो काम मुझे करना है, वो मेरी प्रायोरिटी है। कोई पद मिला नहीं मिला, इच्छा नहीं है आपको पीएम मेरा बनने इसका की। कोई एजेंडा तो फिर आप कहते सबको हैं कि पार्षद भी पीएम बनना चाहता है, और जो केंद्रीय मंत्री वो 12 साल से वो पीएम बनना तो नहीं रिकॉर्ड पर है, और जिस भाव में कहा था है, पर जहाँ तक मेरी बात है, मैं काम करना जानता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, और कोई पद सामने उद्दिष्ट रखकर मैं काम नहीं करता। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों को कह सकता हूं कि गडकरी साहब अपने तरीके से चलते हैं, सबसे पॉपुलर लोगों में से हैं, लेकिन इनकी जितनी बातें हैं वो अपने रिस्क पर ले, जैसे कहा जाता है ना, यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार हैं। तो लेकिन बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर।